उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं जो केमिस्ट्री की है। नाम है पीरियोडिक टेबल, बोले तो आवर्त सारणी, जिससे संबंधित हर क्वेश्चन हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आर्मी से रिलेटेड हो, एचएससी ग्रुप डी से, और जैसे एचएससी ग्रुप डी का पेपर होगा उसमें भी इससे संबंधित टोटल 15 नंबर की वो साइंस आएगी। तो हम धीरे धीरे जैसे पहले केमिस्ट्री बना रहे, उसके बाद फिजिक्स की, उसके बाद बायो की पूरी प्ले लिस्ट बनाएंगे। तो हमारे चैनल को लगातार फॉलो करते रहे, लगातार देखते रहे, और जो भी एक संबंधित क्वेश्चन इससे पीरियोडिक टेबल से बनते हैं या पुराने क्वेश्चन पेपर में जो भी आए, सभी क्वेश्चनों को आपके यहाँ पे आसानी से और आसान माध्यम से कराया जाएगा, याद कराया जाएगा। आज पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, आवर्त सारणी। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाने की जो कोशिश की थी वो डोवेराइनर ने की थी। कब? 1829 में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल मतलब जो हमारे एलिमेंट थे उनको एक क्रमवाइज रखने की जो कला थी, क्रमवाइज किसने रखा? सबसे पहले डोवेराइनर ने रखा था। कब? 1829 में। इसने एक त्रिक का सिद्धांत दिया था जिसे बोलते हैं डोवेराइनर ट्रेड्स, त्रिक का सिद्धांत। इसने एक त्रिक का सिद्धांत दिया था बच्चों, इसने दिया था त्रिक का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं डोवेराइनर ट्रेड्स बोलते हैं। जिसे ये डोवेराइनर ट्रेड्स था क्या? इसने तीन एलिमेंट ये इस डोवेराइनर ट्रेड्स के एलिमेंट थे। तो मैंने तीनों एलिमेंट आपके सामने लिख रखे हैं। फर्स्ट था कि जो जैसे हमारा लिथियम है, सोडियम है और के है, इसने तीन एलिमेंटों के एक ग्रुप बनाया। इसने क्या कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, जो तीसरा एलिमेंट रहेगा, जो इनका एटॉमिक वेट रहेगा, इन एटॉमिक वेट का एवरेज इस बीच वाले के एटॉमिक वेट के इक्वल रहेगा। मैं आपको जैसे कैलकुलेट करके दिखाता हूं, जैसे लिथियम का, उसके बाद में Na है और उसके बाद में पोटासियम है। तो देखो बच्चे, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 7। अब पोटासियम का कितना होता है? 39। अब बहुत से बच्चों की दिक्कत आती है कि सर एटॉमिक वेट बोले तो परमाणु भार, बोले तो परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? बच्चों को मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें वैलेंसी बोले संयोजकता कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट बोले तो परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सारी चीजें पिछली वीडियो में बताई थी। उस वीडियो को देखें तो आपको आसानी से पता चल जाएगी कि इनके एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट वाले एलिमेंट का और तीसरे वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट बोले तो परमाणु भार रहेगा, उनका जो एवरेज आएगा, एवरेज क्या होता है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे भाई। तो ये कितना आएगा? 47/2। तो इसका एटॉमिक बीच वाले का एटॉमिक वेट आएगा 23। और वैसे भी 11 ये सोडियम हमारा 11 पे आता है, इसका भी एटॉमिक वेट कितना होता है? 23। बोले तो परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। तो इसने इस प्रकार से सीरीज बनाई थी कि पहले एलिमेंट का और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट बोले तो परमाणु भार रहेगा, वो बीच वाले के परमाणु भार के, इनका एवरेज, इनके पहले का और तीसरे के परमाणु भार का जो एवरेज बोले जो औसत रहेगा, वो बीच वाले एलिमेंट के, बीच वाले तत्व के औसत, बीच वाले तत्व के जो परमाणु भार रहेगा उसके इक्वल रहेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी है कि फर्स्ट का लिए मैंने 7 होता है लिथियम का, पोटासियम का होता 39, बोले तो 39 होता है। इन दोनों के एवरेज निकाला, बोले तो मैंने औसत निकाला, 7 + 39 46 हो जाएंगे, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 23। बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर 2 से भाग क्यों किया? बच्चों एवरेज बोले तो औसत के लिए क्या होता है कि जितनी संख्या होती है उनको ऐड करके जितनी संख्या नंबर ऑफ डिजिट से क्या करते हैं? भाग करते हैं, नंबर ऑफ संख्या से भाग करते हैं। तो ऐसे क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का इसमें ट्राइड्स बनाए थे। ट्राइड्स माने 3, इसलिए इसे त्रिक का सिद्धांत बोलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है कि त्रिक का सिद्धांत किसने दिया था? डोवेराइनर ने दिया था बच्चों। सबसे पहले एलिमेंट बोले तो पीरियोडिक टेबल बोले तो आवर्त सारणी बनाने की जो कोशिश की थी, किसने बनाई थी? डोवेराइनर। इस प्रकार से बनाई थी इन्होंने एलिमेंट की। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का था, कैल्शियम था, और इनके बनाया था। ये 3 एलिमेंट थे, 3 सीरीज ली थी, और तीनों सीरीज हमको याद रखनी है। दूसरे नंबर पर आता है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने बनाई थी फिर 1865 में, बोले तो 1865 में न्यूलैंड्स ने बनाई थी। इसने ऑक्टेट रूल दिया था, बोलते इसने अष्टक का सिद्धांत दिया था। बच्चों इसने क्या दिया था? अष्टक का सिद्धांत, अष्टक का सिद्धांत, जिसे हम ऑक्टेव रूल बोलते हैं। इसने दिया था अष्टक का सिद्धांत। इसने अपने पीरियोडिक टेबल में बोले तो आवर्त सारणी में क्या बताया था कि जो एलिमेंट होता है, मतलब जैसे पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट अपने से 8 छोड़ के, मतलब 8 नंबर छोड़ के जो एलिमेंट आएगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं सोडियम का। सोडियम कितने पाता है बच्चों? 11 पे। 8 छोड़ के कौन सा आएगा? पोटासियम। पोटासियम कितने पाएगा? 19 पे। मतलब हर 8वां एलिमेंट अपने से, हर 8वां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ये सिर्फ 20 तक ही लागू होता था। 20 से आगे इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती थी। इसलिए बोलते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बोलते हैं कि इसने 8 कि हर एलिमेंट अपने से नेक्स्ट 8 बोले तो अगले 8वें एलिमेंट से अपनी सेम प्रॉपर्टी शो करता है, सेम प्रॉपर्टी दिखाता है वो। ये दिया था हमको न्यूलैंड्स ने। तो प्रश्न ये पूछा जाता पेपर में कि अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था बच्चे न्यूलैंड्स ने। उसको आता था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी हमें 1869 में। इसकी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले जो आवर्त और कॉलम बनाने की कोशिश की थी, वो सबसे पहले मेंडलीफ ने बनाई थी।
इसमें इसकी आवर्त सारणी में 7 आवर्त बोले तो 7 पीरियड थे, 8 ग्रुप बोले तो 8 कॉलम थे, और जब तक 63 एलिमेंट ही हमारे ज्ञात थे जब मेंडलीफ ने हमारी आवर्त सारणी बनाई थी। तो बच्चों जो शुरू की 3 आवर्त सारणी थी, ये चीज ध्यान रखनी, परमाणु भार के आधार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी बच्चों? परमाणु भार। बोले तो एटॉमिक वेट पर डिपेंड थी कि जो एलिमेंट बोले तो जो तत्व आवर्त सारणी में रखे गए थे, बोले तो पीरियोडिक टेबल में रखे गए थे, वो भार के आधार पर, एटॉमिक वेट के आधार पर रखे गए थे शुरू की तीनों में। ये फिर से पूछा जाता है कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी तो किस पर आधारित थी? परमाणु क्रमांक बोले तो एटॉमिक नंबर पे, परमाणु भार बोले तो एटॉमिक वेट पे डिपेंड थी। तो ये थी तीनों किस पे थी? एटॉमिक वेट बोले तो परमाणु भार पर डिपेंड थी, एटॉमिक वेट पे। लेकिन बच्चों जो आधुनिक, ऐसे बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी बोले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोंसले ने दी थी 1913 में। प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान बोले तो जो जिस पीरियोडिक टेबल, जिस आवर्त सारणी को हम पढ़ते हैं, वो किसने दी थी? मोंसले ने दी थी। कब दी थी बच्चों? 1913 में, बोले तो 1913 में पीरियोडिक टेबल दी थी हमें, आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें और इनमें अंतर क्या था बच्चों? इनमें यह अंतर था कि जो मोंसले ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी ना, वो किसके आधार पर दी थी बच्चों? वो दी थी इन्होंने वो दी थी किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। बच्चों वो किस पे आधार दी थी इन्होंने? वो दी थी बच्चों परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने दी थी, बोले तो एटॉमिक नंबर। कि इन्होंने जो अपने एटॉमिक जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी तत्व थे, सारे के सारे तत्व इन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर उसमें सजाए थे। किसमें? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी, इसके बाद हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे कि जो मोंसले ने दी हुई है, जो हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे, इसके बाद हम जो मोंसले ने दी थी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी जो किसने दी थी बच्चों? मोंसले ने दी थी। किसने दी थी? मोंसले ने दी थी। कब दी थी बच्चों? 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी हमें मोंसले ने दी थी, हेनरी मोंसले 1913 में। और इसकी इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको अब फिलहाल हम पढ़ते हैं, वो हमें मोंसले ने दी थी 1913 में। इसके बाद बच्चों अब तक जो टोटल तत्व है, बोले तो जो टोटल एलिमेंट है 118 एलिमेंट है हमारे, जो अब तक ज्ञात हो चुके हैं। 118 एलिमेंट में से 91 तो क्या है बच्चों? मेटल है। मेटल बोले तो हमारे धातु है। और बच्चे कितने? 27 ये है नॉन मेटल। नॉन मेटल है बच्चों, नॉन मेटल बोले तो ये अधातु है। ये क्या बच्चों? अधातु होते हैं। 91 मेटल है और 27 क्या है? अधातु है। ऐसे अगर मैं और क्लासिफिकेशन करूं, बोले तो मैं वर्गीकरण करूं, 118 में थे, 98 तो कैसे? प्राकृतिक है। जो में प्राकृतिक, जो में प्रकृति से प्राकृतिक है। बच्चे कितने? 20। ये आर्टिफिशियल बोले तो कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल बोले तो कृत्रिम है। और जो बच्चे कितने? 98 के हमारे प्राकृतिक, मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ये हेनरी मोंसले ने इन सभी एलिमेंट को एक क्रम वाइज रखा था। किसका आधार रखा था बच्चों? मैंने बताया था आपको, परमाणु क्रमांक के आधार पर, बोले तो एटॉमिक नंबर के आधार पर उन्होंने रखा था। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है बच्चों, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे इससे आगे हम, कि इन्होंने, देखो मैंने आपको बताई थी मेंडलीफ की, इन्होंने जो इनकी आवर्त सारणी, इनमें ऐसे बच्चों ये ऐसे होते हैं। यहाँ पे जो अगर हम ऐसे चलते तो ये होते हैं हमारे रो बोल लो या पीरियड बोल लो, हिंदी में बोलते हैं ना, रो बोल लो, पीरियड बोल लो, हिंदी में बोलते हैं बच्चों ना आवर्त। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों ना? आवर्त बोलते हैं। रो बोल लो, पीरियड बोल लो, आवर्त बोल लो। तो वर्तमान में 7 आवर्त है हमारी पीरियोडिक टेबल में। बच्चों कितने आवर्त है वर्तमान वाली में? 7 आवर्त है। और जो ऐसे होते हैं, ये खड़े वाले ऐसे होते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉलम। कॉलम बोल लो, ग्रुप बोल लो, इन्हें बोलते हैं कॉलम। तो टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 कॉलम है। तो ऐसे जो खड़े हैं, ऐसे ये खड़े हैं, ये कॉलम है हमारे। टोटल कितने हैं बच्चों? 18 है। इन प्रेजेंट बोले तो आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे 7 आवर्त हैं और 18 क्या बच्चों इसमें? कॉलम है। एक तो ये प्रश्न याद रखना है। दूसरी बात, कौन से आवर्त में जो हमारे ऐसे होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल होते हैं, ऐसे होते हैं, वो हमारे होते हैं आवर्त होते हैं। कौन से आवर्त में कितने तत्व हैं? पहला यहां पे लिख रहा हूं बच्चों मैं आवर्त, यहां पे लिख रहा हूं मैं तत्व, बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसमें बच्चों शेष तत्व आ जाएंगे। तो जो ये थे शेष तत्व। तो सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है बच्चों? हमारा पहला सबसे छोटा आवर्त होता है जिसमें 2 तत्व आते हैं बस ओनली, इसे बोलते हैं सबसे छोटा आवर्त है। वो 2 तत्व भी कौन से होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। दूसरे आवर्त में बच्चों हमारे में 8 आते हैं, तीसरे आवर्त में भी 8, चौथे में 18,
पांचवें में 18, छठे में आते हैं बच्चों 32, इसको देख रहे हैं यहाँ पे। तो पेपर में पूछा जाता है कि हम आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे छोटा कौन सा आवर्त होता है, सबसे छोटा आवर्त होता है बच्चों पहला। पहले आवर्त में ओनली 2 तत्व आते हैं। उसके बाद पूछा जाता है सबसे बड़ा आवर्त कौन सा, हमारा सबसे बड़ा आवर्त होता है बच्चों हमारा छठा, जिसमें 32 तत्व आते हैं, 32 एलिमेंट आते हैं। इनके भी पूछ लिया जाता है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, या चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो एक जैसे मैंने आपको बताया था KLMN सेल, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 4 प्रकार के हमारे सेल बोले तो कक्षाएं होती हैं, जिसमें 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल करे जाते हैं सेल में, कक्षाओं में, एलिमेंट बोले तो तत्वों की में। बच्चों एक चीज देखो यहाँ पे, ये मैजिकल नंबर होता है एक प्रकार से। क्या होता है बच्चे, मैजिकल नंबर है 2, 8। अब 8 को भी 2 बार लिख दो, यहाँ पे 18 को भी 2 बार लिख दो, लास्ट में बचेंगे 32, जो 7वां हो जाएगा, 7वें में आ जाएंगे शेष तत्व। तो ये तो थे हमारे आवर्त की कौन से आवर्त में कितने तत्व आते हैं। तो जो पहले आवर्त में 2 तत्व आते हैं, सबसे छोटा आवर्त बोलते हैं इसे, और छठे आवर्त में 32 तत्व आते हैं, इसे बोलते हैं सबसे बड़ा आवर्त बोलते हैं। तो बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे जो ये ग्रुप होते हैं, मैंने बताई थी बच्चों अभी ग्रुप बोले तो बच्चों क्या बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं कॉलम। बच्चों कितने कॉलम बताए थे मैंने अभी आपको, 18 कॉलम बताए थे बच्चों। तो देखो हमारे 4 ब्लॉक होते हैं, एक तो होता है हमारा S ब्लॉक, एक होता है हमारा D ब्लॉक, P ब्लॉक लिखते हैं पहले, S ब्लॉक, P ब्लॉक, एक होता है हमारा D ब्लॉक, और एक होता है बच्चों हमारा F ब्लॉक। तो 4 प्रकार के ब्लॉकों में बांटा होता है ना 18 कॉलम को। तो S ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो जो S ब्लॉक में आते हैं हमारे पहला और दूसरा ग्रुप। पहला और दूसरा ग्रुप कौन से उसमें आते हैं बच्चों, पहला और दूसरा जो ग्रुप है वो हमारे आते हैं S ब्लॉक में। बात आती है बच्चों P ब्लॉक की। P ब्लॉक में आते हैं बच्चों हमारे 13 से 18, 13 से जो 18 ग्रुप है, या 13 से जो 18 कॉलम है हमारे, उसमें कौन से आते हैं, P ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो। D में आते हैं बच्चों जो बच गए हम बीच वाले 3 से 12, इसमें आते हैं 3 से जो 12वें ग्रुप है वो आते हैं बच्चों D ब्लॉक में। और यहां से फिर F ब्लॉक में कौन कौन सा, जो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स होते हैं, जो हमारे नीचे वाले होते हैं, जो करते हैं एंथेनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स। ये बच्चे आते हैं कौन से में, F ब्लॉक में आते हैं। एक चीज और सुनो बच्चों, S ब्लॉक में ओनली 2 ग्रुप होंगे, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। कौन से होंगे, S ब्लॉक में। P ब्लॉक में आते हैं 13 से 18 ग्रुप, ये P ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। D ब्लॉक में आते हैं 3 से 12 नंबर के ग्रुप आते हैं, और F ब्लॉक में जो नीचे वाले होते हैं लेंथेनॉइड्स एक्टेनॉइड्स आते हैं, वो हमारे आते हैं बच्चों F ब्लॉक के अंतर्गत। दूसरी बात मैं इनसे संबंधित आपको एक चीज और बताऊं कि जो हमारा S ब्लॉक है, हमारा D ब्लॉक और जो हमारा F ब्लॉक है, इनमें सारे इनमें धातुएं आती हैं बच्चों। ये सिर्फ धातु आती है S ब्लॉक के अंदर भी, D ब्लॉक के अंदर भी, और F ब्लॉक के धातु बोले तो मेटल आते हैं ओनली। लेकिन वो जो P ब्लॉक होता है, P ब्लॉक के अंदर मेटल भी आते हैं बोले तो धातु है, धातु भी आते हैं, और सभी गैस है भी आती हैं बोले तो मेटलॉइड्स बोले तो मेटलॉइड्स बोले तो उपधातु है। ये सभी किस में आती है बच्चों, P ब्लॉक में। तो बच्चों S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक में सिर्फ धातुएं आती हैं। P ब्लॉक में मेटल भी आते बोले तो धातु भी आती है, नॉन मेटल बोले तो अधातु भी आती है। जितनी हमारी गैस होती है, हेलोजेंस एलिमेंट है, या हमारे जो हेलोजेंस होते हैं, हमारे जो 18वें ग्रुप में जो एक निष्क्रिय गैस होती है जिन्हें हम नोबल गैसेज बोलते हैं, मेटालॉइड्स बोले तो जो उपधातु होते हैं, वो सभी किस ब्लॉक में आती है बच्चों, P ब्लॉक के अंतर्गत आती है। तो हमारे जो पेरियोडिक टेबल है उसको S, P, D और F 4 ब्लॉक में हमें बांटा हुआ है। तो S ब्लॉक में मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, पहले दूसरे ग्रुप S ब्लॉक में आते हैं, P ब्लॉक में 13 से 18 आते हैं, D ब्लॉक में 3 से 12 आते हैं, F ब्लॉक में आते हैं बच्चों एंटेनॉइड्स और लेक्टेनॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं। इसके आगे बच्चों, तो इससे आगे हम पढ़ेंगे धातु बोले तो मेटल के, नॉन मेटल की क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पढ़ेंगे। तो धातुएं और अधातुएं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और जो इनमें एक्सेप्शनल केस होते हैं, जो अपवाद होते हैं, वो चीज पढ़ेंगे। मैं बच्चों बताऊं तो आपको पता होगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, धातुएं होती क्या चीज है। धातु में होती है, जैसे बच्चों को किसी को डेफिनेशन पूछा जाता है कि धातु क्या होती है, तो बच्चे बताते हैं कि जो कमरे के जो मतलब विद्युत की सुचालक होती है, ऊष्मा सुचालक होती है, या मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, वो क्या होती है, धातु होती है। एक जो डेफिनेशन है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी भौतिक वे हैं, उनके गुण है, भौतिक गुण होते हैं वो उस धातुओं के। मतलब धातु क्या होती है कि वे मेटल या वे एलिमेंट बोल सकते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, मतलब कैटायन बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों धातु है। और जो इलेक्ट्रॉन को लेके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो एनायंस बनाते हैं बोले तो ऋणायन बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं अधातु। में एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब परमाणु क्रमांक 11।
K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 बचे तो M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो KLM। अब बच्चों जो लास्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, अब इसे अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 तो इसे कोई देगा नहीं, ये किसी से क्या करेगा? एक किसी को दे देगा, तो एक किसी को दे देगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे के अपने ऊपर क्या बना लेता है? पॉजिटिव चार्ज बनाता है, इसे बोलते हैं कैटायन। इसे बोलते हैं कैटायन, मतलब धनायन बनाना। लेकिन ऐसे क्लोरीन का लेता हूं, क्लोरीन आता 17 पे, तो KLM 2 8 7। अब बच्चों इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि जो हमारी लास्ट सेल होती है, लास्ट कक्षा होती है हमारे किसी भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, उसको फॉलो करती है ऑक्टेन रूल को, मतलब उसमें कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते हम। तो बच्चों इसे कितना चाहिए? सिर्फ 1 चाहिए। अब ये उसको ढूंढेगा, उस एलिमेंट को, उस तत्व को ढूंढेगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? कैटायन बनाएगा, मतलब Cl- बनाएगा, सॉरी एनायन बनेगा। एनायन को क्या बोलते हैं? रेनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेनायन। रेनायन बोलते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज है। ये कैटायन बनेगा। कैटायन को क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं। तो ये होती है इनकी डेफिनेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, ये इलेक्ट्रॉन दे ही तो रहा किसी को, मतलब इलेक्ट्रॉन को देकर किसी को क्या बनाता है? धनायन बनाता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? धातु बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को लेके रेनायन बनाता है, मतलब एनायन बनाता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? धातु बोलते हैं। तो हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कुछ इसकी। तो प्रॉपर्टी में बच्चों क्या आएगा? ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टियों से सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या होती है धातुओं की? कि सभी धातु क्या होती है? कठोर होती हैं। सभी धातु क्या होती है बच्चों? कठोर होती हैं। नंबर 2 पे सभी धातु क्या होते हैं? ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। सभी धातु ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। नंबर 3 पे सभी धातुएं क्या होती हैं बच्चों? तन्यता व आघातवर्ध्यता का गुण रखती हैं। तन्यता व आघातवर्ध्यता का गुण रखती हैं। नंबर 4 पे क्या होती है? सभी धातु कठोर होते हैं, ऊष्मा विद्युत की सुचालक होते हैं। कुचालक में जो सुचालक होती है ऊष्मा विद्युत की। तन्यता व आघातवर्ध्यता का क्या रखती है? गुण रखती है। और जब हम बजाते हैं तो सोनर मतलब उनमें से क्या आती है बच्चों? आवाज आती है। इलेक्ट्रॉन को होकर क्या बनाती है? धनायन बनाती है। ये सारी क्या हो जाएंगी बच्चों? प्रॉपर्टी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? इनका मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इनका हाई होता है। बोले तो मेल्टिंग पॉइंट को क्वथनांक व गलनांक, क्वथनांक व गलनांक उच्च होता है। इनका क्वथनांक व गलनांक क्या होता है? मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इनका हाई होता है। किनका? इन सभी धातुओं का। बच्चों इनमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, मैं आपको वो एक्सेप्शनल केस बताता हूं, याद वही रखने के एक्सेप्शनल केस क्या होते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एक्सेप्शन केस लिया आपका, जैसे इसमें लिया सभी धातु कठोर होती है, लेकिन बच्चों सभी धातु कठोर नहीं होती बच्चों, कुछ धातु एक्सेप्शन केस के अंतर्गत आती हैं, जो कौन से ग्रुप में आती है? फर्स्ट ग्रुप में आती है बच्चों। जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेटल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, बोले तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो पहले ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़कर जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, ये सभी की सभी जो धातु होती हैं बच्चों ने बोलते हैं एल्केली मेटल्स। क्या बोलते हैं बच्चों ने? एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स। अब बच्चों एल्केली मेटल्स बोल रहे तो क्षारीय धातु है। क्या बोलते हैं बच्चों ने? क्षारीय धातु है। अब इन्हें तो क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं? वो चीज देखो बच्चों, तुमने देखा होगा लिखा NaOH KOH, तो जिसके साथ में OH आता है ना बच्चों, वो क्षारीय पदार्थ होते हैं। तो इसके साथ में NaOH KOH तो क्षारीय धातु होती है। दूसरी बात, ये सभी धातु मुलायम होती है, मतलब इन्हें सॉफ्ट होती है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। पेपर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें कि ऐसी धातुओं के नाम बताओ जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो जो पहले ग्रुप की जितने भी धातु होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, इन्हें आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। ये बहुत मुलायम होती हैं। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटासियम एक तो मुलायम होती हैं, चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। सभी धातुओं को क्या होते हैं? मुलायम होते, चाकू से काटा जा सकता है। ये लिथियम, सोडियम और पोटासियम मुलायम होती है, चाकू से काटा जा सकता है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है बच्चों? अभिक्रियाशील होती है। आगे लिखते हैं सभी धातु बच्चों, ये लिथियम, सोडियम और पोटासियम ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। तो बच्चों सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, या मोर रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटासियम। लेकिन बच्चों अगर मानकर चलो ऑप्शन में तीनों आ जाते हैं कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा तत्व होता है, तो बच्चों वो होता है पोटासियम। पोटासियम पहले नंबर पे आता है जो अभिक्रियाशील होता है, दूसरे नंबर पर आता है बच्चों सोडियम।
सबसे अधिक अगर पूछे कोई, अगर पेपर में देखो दोनों या तो के या एन आएगा, जैसे ए ऑप्शन दे दिया आपको के कॉमा एन ने दे दिया, तब तुमको ये ऑप्शन पुट करना। लेकिन अगर ए ये दे दिया के और बी दे दिया हमको एन ने और सी दे दिया हमको लिथियम, तो जो पोटासियम हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। मतलब ये हवा के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, पानी के साथ तो दूर को, हवा के साथ क्या कर जाता है रिएक्शन कर जाता है। उसके बाद में बच्चों दूसरी बात, इसलिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील इसलिए किस में डुबो कर रखते हैं, मिट्टी के तेल में। किस में डुबो कर रखते हैं बच्चों, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है इन्हें। क्यों मिट्टी के तेल में इसलिए डुबो कर रखा जाता है कि जो अभिक्रियाशीलता वो क्या हो जाती है बच्चों की, कम हो जाती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है बच्चों, लिथियम सोडियम पोटासियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होती है बच्चों, अभिक्रियाशील होती है ये। और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पूछे बच्चों क्या होगी, पोटासियम। क्या होगा बच्चों, पोटासियम। उसके बाद क्या आता है बच्चों, सोडियम आता है। दूसरा पॉइंट अब इसके बारे में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा कौन सी होती है। अब पढ़ते हैं हम इससे आगे कि सबसे कम अभिक्रियाशील। बच्चों जब ज्यादा अभिक्रियाशील है तो सबसे कम अभिक्रियाशील भी धातु होंगी जरूर। तो बच्चों सबसे कम अभिक्रियाशील मतलब जो सबसे कम रिएक्शन करती है वो कौन सी होती है बच्चों, सोना चांदी। कौन सी होती है बच्चों, सोना चांदी प्लेटिनम। सोना चांदी प्लेटिनम ये वो धातु है जो सबसे कम क्या करती है बच्चों, सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव होती हैं, ये सबसे कम रिएक्टिव करती हैं और ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये बच्चों याद रखना, मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातु पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो जो ये भी याद रखना, वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है कौन सी धातु, सोना चांदी प्लेटिनम। आपने देखा होगा घर में हमारी माता बहनें सभी आभूषण पहनती हैं, तो वो आभूषण हवा के संपर्क, जैसे कान में होते हैं या गले में होते हैं, तो वे आभूषण हवा के संपर्क में रहते हैं, पानी के संपर्क में रहते हैं, लेकिन कभी उनको खराबी नहीं आती। तो सोना चांदी प्लेटिनम तो क्या होते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यही धातु क्या होती है सबसे ज्यादा, सोना। सोना बच्चों, सोना सबसे अधिक तन्य व आघातवर्धकता धातु है। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा तन्यता का मतलब क्या होता है बच्चों, तन्यता का मतलब होता है चीज कि इन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, जबकि आघातवर्धकता का मतलब होता है कि इन्हें पीट कर पतली चादरों के रूप में बनाया जा सकता है। तो जो तन्यता और सबसे ज्यादा आघातवर्धकता गुण किसमें पाया जाता है बच्चों, सोना में पाया जाता है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, सबसे ज्यादा आघातवर्धकता धातु कौन सी होती है, डक्टाइलो मेलेबल बोलते हैं बच्चों ने, डक्टाइलो मेलेबल। तो ये कौन सी होती है बच्चों, सोना होती है। मुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती है, सोना चांदी प्लेटिनम। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी होती है बच्चों, सोना चांदी प्लेटिनम होती है। तो इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों में इसमें से और कि सभी, मैंने आपको बताया था सभी धातु कठोर होती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी होती है जो मुलायम वाली, तो मैंने बता दी। लेकिन सभी धातु क्या होती है, एक धातु ऐसी होती है, हाँ एक बताया था मैंने आपको कि जो धातु होती है विद्युत की सुचालक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। तो जो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक। तो जो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु जो सबसे अच्छी विद्युत की विद्युत व ऊष्मा की सुचालक बच्चों वो होती है चांदी। चांदी विद्युत की व ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। सुचालक मतलब कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, सभी धातु करते हैं वैसे तो, लेकिन चांदी सबसे अधिक करती है। अब बच्चों कभी कभी प्रश्न पूछा गया था एक बार पेपर में कि जो चांदी होती है, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक क्यों होती है, उसमें क्यों वाला प्रश्न आ गया। जहां पे क्यों वाला प्रश्न आ जाता है बच्चों, वहां पे बच्चों को दिक्कत बहुत होती है। तो मैं इसका कारण बताता हूं कि जो इसकी रेजिस्टिविटी होती है, मतलब जो इसकी प्रतिरोधकता होती है, किसकी बच्चों, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बोलते हैं बच्चों अंग्रेजी में रेजिस्टिविटी। एक तो होता है बच्चों प्रतिरोध, प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं प्रतिरोध, लेकिन प्रतिरोधकता बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी को। किसको बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी को। तो बच्चों चांदी की जो प्रतिरोधकता वो सबसे कम होती है, इसलिए चांदी विद्युत की भी और ऊष्मा की क्या सबसे अच्छी सुचालक होती है। मैंने बता दी बच्चों सभी धातु ऊष्मा की सुचालक विद्युत की होती है, लेकिन एक धातु ऐसी है जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती। वो कौन सी होती बच्चों, वो होती शीशा। शीशा को बच्चों लेड भी बोल देते, कहीं कहीं पे लेड भी लिखा आता है, क्योंकि लेड इसका सिंबल होता है बच्चों पीबी, सिंबल होता है पीबी। तो क्या होती है, विद्युत की कुचालक है। एकमात्र ऐसी धातु जो विद्युत की कुचालक होती है बच्चों उसे बोलते हैं शीशा, लेड या पीबी सिंबल आए तो सबसे अच्छी सुचालक कौन सा हो जाएगा बच्चों, चांदी। सबसे अच्छी सुचालक कौन सा हो जाएगा बच्चों, चांदी। और सबसे कम जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, मतलब विद्युत को पास नहीं होने देती, उसे बोलते हैं बच्चों शीशा। तो ये होता है हमारा लेड पीवी। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो मैंने आपको बताया धातुओं में। इसके बाद बच्चों और पढ़ते हैं इनके जो एक्सेप्शनल केस है उसके बारे में। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, मरकरी।
कौन सी धातु पाई जाती है? मरकरी, जिसे हम पारा भी बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है Hg। मरकरी या पारा को सिंबल क्या होता है बच्चों? Hg होता है। ये कमरे के ताप पर हमें द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टर जैसे बुखार चेक करते हैं, हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं बॉडी का, उसमें भी क्या भरा होता है? उसमें बच्चों पारा भरा होता है, जिसे मरकरी बोलते हैं। ये Hg इसका सिंबल होता है। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन बच्चों एक बार एक प्रश्न पूछा गया था केलरक में कि ऐसी कौन सी धातु जिसे अगर हम हथेली पर रखेंगे तो वो गलनी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों? वो होती है गैलियम। गैलियम, गैलियम बच्चों एक ऐसी धातु है जिसे अगर हम हथेली पर रखते हैं तो गलनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट इसका भी कम होता है, सीजियम का भी। तो बच्चों तीन ऐसी धातु है जिनको मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसका तो होता है समथिंग समथिंग 303 केल्विन, इसका होता है समथिंग समथिंग 304 केल्विन। तो बच्चों ये 303 304 केल्विन होता है, मतलब 27 28 30 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में क्या हो जाएंगे? पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चों गैलियम, एक पेपर में आया था गैलियम वाला प्रश्न कि अगर हम किसी धातु को, ऐसी कौन सी धातु जिसे अगर हम हथेली पर रखें तो गलनी स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी धातु होती है बच्चों? गैलियम। नाम में रखा हुआ गल जाएगी। उसमें सीजियम का भी जो वो होता है बच्चों, टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होता है। तो अगर ये आए कि कमरे के ताप पर द्रवावस्था में कौन सी धातु पाई जाती है बच्चों, हमको लिखना मरकरी, बोले तो पारा लिखना Hg। अगर आए कि ऐसी कौन सी धातु जिसे हथेली पर रखेंगे गलना स्टार्ट हो जाए बच्चों, वो होती है गैलियम हमारी। और सीजियम भी उसी कैटेगरी के उसी उसमें आती है, सीरीज में आती है। तो ये थे हमारे कुछ एक्सेप्शनल केस। इसके बाद में और मैं आपको बताता हूं कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु मतलब लेस्ट वेट की धातु होती है बच्चों लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। तो बच्चों सबसे भारी भी रहती होगी कोई, सबसे भारी धातु बच्चों होती है ओस्मियम, जो 76 पे आती है, OS, ओस्मियम। ओस्मियम बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी बोले तो तत्व के अगर दो सिंबल होते हैं, मतलब दो अक्षरों का सिंबल होता है, दो का होता है, तो बच्चों ये नहीं लिखते जैसे LI, ये नहीं लिखते। इसमें L अलग को डिनोट करेगा, ये अलग को डिनोट करेगा। तो पहला अक्षर हम बड़ा लिखते हैं, दूसरा अक्षर हम से छोटा लिखते हैं। तो भारी धातु होती है बच्चों ओस्मियम, इसे हिंदी में भी लिख देता हूं ओस्मियम। तो सबसे भारी धातु होती है बच्चों ओस्मियम, जो में प्रकृति में पाई जाती है। सबसे हल्की धातु होती है बच्चों लिथियम। कौन सी होती है बच्चों सबसे हल्की धातु? लिथियम होती है। ये सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे भारी धातु होती है बच्चों ओस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है बच्चों? सबसे कठोर धातु होती है बच्चों प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है बच्चों? प्लेटिनम होती है। जहरीली धातु भी होती है सबसे कठोर या सबसे जहरीली धातु कौन सी होती है? जहरीली या कठोर धातु कौन सी होती है बच्चों? प्लेटिनम होती है। तो सबसे हल्की धातु बता दी बच्चों मैंने, सबसे भारी धातु बता दी मैंने ओस्मियम होती है। जहरीली या कठोर धातु कौन सी होती है बच्चों? प्लेटिनम होती है। दो एक चीज बताता हूं बच्चों मैं आपको, जो हमारा सोना होता है, सोना जो हमें पाया जाता है प्रकृति में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था मुक्त अवस्था में या फ्री स्टेट में कौन कौन से मेटल पाया जाता है? सोना, चांदी, प्लेटिनम पाया जाता है। तो एक बाहरी धातु बता दी कौन सी होती है, कठोर धातु या जहरीली धातु। लेकिन जो सोना पाया जाता है बच्चों वो बहुत मुलायम भी होता है। मुलायम होता है मतलब 24 कैरेट का शुद्ध सोना को हम 24 कैरेट का बोलते हैं। तो उसके आभूषण बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ या तो तांबा मिलाते हैं या उसमें कुछ चांदी मिलाते हैं, कॉपर या सिल्वर मिलाते हैं, जिससे उसमें कठोरता प्रदान की जा सके। तो ये कुछ हमारे पॉइंट थे। इसके बाद हम और पॉइंट आपके करवाते हैं। तो बच्चों प्लेटिनम को मैंने अभी बताया था, प्लेटिनम को सफेद सोना या सबसे चमकदार धातु बोलते हैं, चमकदार धातु। उसके अलावा मैंने अभी बताई थी कठोर धातु या सबसे जहरीली धातु। सफेद सोना, चमकदार धातु, कठोर धातु, जहरीली धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है। ये हमको इसको बोलते हैं प्लेटिनम को। तो सफेद सोना है, सफेद सोना कौन सी धातु बोला जाता है? तो प्लेटिनम को। चमकदार धातु किसे बोला जाता है बच्चों? प्लेटिनम को। कठोर धातु किसे बोला जाता है बच्चों? प्लेटिनम को। और जहरीली धातु किसे बोला जाता है बच्चों? प्लेटिनम को। इसके बाद मैं आपको कुछ इसके जो ये तो होगा बच्चों हमारे धातुओं के बारे में जितने भी पॉइंट बनते थे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कुछ जो एलिमेंट है हमारे जो इसमें पाए जाते हैं ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड बोले तो यूनिवर्स में, कि कौन सा ऐसा तत्व जो सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाया जाता है? बोले तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो जो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तत्व, पाया जाने वाला तत्व, तो बच्चों ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है बच्चों वो पाया जाता है हाइड्रोजन। हमारा कौन सा पाया जाता है बच्चों? हाइड्रोजन। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं तो हाइड्रोजन बोलते हैं उसे। और हाइड्रोजन को लावारिस तत्व भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसका आवर्त सारणी में फिक्स स्थान नहीं है, इसे लावारिस तत्व भी बोला जाता है। आवर्त सारणी का लावारिस तत्व, क्योंकि इसका जो स्थान है वो फिक्स नहीं है। तो जो सबसे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे पाया जाने वाला तत्व, सबसे अधिक ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है बच्चों? हाइड्रोजन। क्यों पाया जाता है इसका कारण बता दो। जो सूर्य होता है हमारा,
जो सूर्य में जो ऊर्जा का जो स्रोत है, सूर्य जो में एनर्जी मिलती है वो हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन के कारण मिलती है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन होता है बच्चों इसमें 71% और हीलियम होता है बच्चों इसमें 23%, बाकी इसमें अदर गैसेज होती है। इसीलिए हाइड्रोजन को ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बोलते हैं यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है बच्चों? हाइड्रोजन होता है। उसके बाद आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल बोले तो एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, हमारे में। तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है कि वायुमंडल में बोले तो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक कौन सी गैसेज पाई जाती है बच्चों? वो पाई जाती है हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है बच्चों? 78%। ऑक्सीजन 21%। CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं वो पाई जाती है बच्चों 0.03%। एक पाई जाती है बच्चों आर्गन। कौन सी बच्चों? आर्गन, वो पाई जाती है 0.09%। तो आर्गन तो निष्क्रिय गैस है जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे बच्चों आर्गन के बारे में। तो नाइट्रोजन पाई जाती है बच्चों 78%। इसकी परसेंटेज हमको याद रखनी है। पूछा जाता है कि एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है बच्चों? नाइट्रोजन। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चों, मैंने गैस बोली है और ब्रह्मांड अलग चीज होता है। पृथ्वी ब्रह्मांड में तो आ जाते सारे ग्रह, सारा सोलर सिस्टम आ जाता है हमारा, लेकिन वायुमंडल में आता जो अर्थ का एनवायरमेंट, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ 78% पाई जाती है। दूसरे नंबर पर पाई जाती है बच्चों ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पाई जाती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन पाई जाती है बच्चों 0.0। इनकी परसेंटेज याद रखनी बच्चों बहुत ही जरूरी है बच्चों। आर्गन निष्क्रिय गैस है जो एनवायरमेंट में, वायुमंडल सबसे ज्यादा पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस बोले तो नोबल गैस कौन सी होती है? आर्गन होती है। उसके बाद बच्चों मैं एक प्रश्न और बताता हूं आपको कि मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व, कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, पाया जाने वाला तत्व तो बच्चों वो होता है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है बच्चों? ऑक्सीजन होता है। लेकिन लेकिन खनिज पूछ ले कि मानव शरीर में सबसे अधिक खनिज कौन सा पाया जाता है बच्चों? वो पाया जाता है कैल्शियम। खनिज होते हैं मिनरल्स, क्योंकि बच्चे जो हमारी हड्डी होती है, दांत बने होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। तो इसलिए मानव शरीर में अगर पूछे कि सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हमको ऑक्सीजन लिखना है। लेकिन मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक खनिज बोले तो मिनरल कौन सा बच्चों? वो लिखना है हमको, कैल्शियम लिखना है। उसके बाद आते हैं बच्चों में अर्थ के सरफेस पर, कि अर्थ के सरफेस पर कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत, जैसे हम क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी बोलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत जैसे हम भूपर पट्टी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाला तत्व बच्चों ये भी क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन होता है। दूसरे नंबर पर होता है इसका सिलिका होता है। तीसरे नंबर पर होता है बच्चों इसका एल्यूमिनियम। तो ये क्रम होता है इसका कि पृथ्वी के ऊपरी परत मतलब भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा बच्चों? पहले नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर सिलिका बोले तो सिलिकॉन पाया जाता है। तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम पाया जाता है। लेकिन बच्चों प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न अगर ये आए कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु तत्व, सबसे अधिक धातु, कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर पाया जाए सबसे अधिक धातु तत्व, तो धातु तत्व होता है बच्चों एल्यूमिनियम। क्योंकि देखो ऑक्सीजन भी गैस है, सिलिका क्या होता है? मेटल्स होता है जिसे हम उपधातु बोलते हैं। लेकिन इनमें मेटल कौन सा है? मेटल बोले धातु कौन सी? एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी की ऊपरी परत पर पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु तत्व कौन सा होता है? धातु तत्व आए तो बच्चों एल्यूमिनियम लगाना है। लेकिन पृथ्वी को ऊपरी परत पर पाया जाने वाला तत्व आए बच्चों, तत्व में एलिमेंट सारे आ जाएंगे, तो बच्चों ऑक्सीजन लगाना है। तो जो धातुओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने आपको करा दिए। वो कल हम नोबल गैसेज क्या होती है, हेलोजेंस तत्व क्या होते हैं, या नोबल या अक्रिय गैसेज क्या होती हैं, उसके बाद नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल में बोले तो धातु में कौन कौन से अपवाद होते हैं, वो सारी चीजें आपको कराएंगे और पीरियोडिक टेबल को समाप्त करेंगे। तो बच्चों अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखकर कमेंट करें अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो। धन्यवाद।